बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैफुर रहमान है और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री CB2 केमिकल बॉन्डिंग के सेकंड लेक्चर के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। इससे पहले जो मैंने आप लोगों से CB1 डिस्कस किया था उसमें आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि एटम्स रिएक्ट ही क्यों करते हैं, और जब वो रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करते हैं। मैंने उस वक्त आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी जो आज की क्लास में पहले से ही वहीं से क्लास का आगाज़ करूँगा। देखें, ये चीज़ों को सिस्टमाइज़ करने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। वो रीज़न ये है कि अब जैसे CB1 में जहाँ से बात एंड हुई वहीं से CB2 स्टार्ट करेंगे ताकि कनेक्टिविटी में चीज़ें आगे बढ़ती रहें। ठीक है, एक काम और मैं मेक श्योर ये करूँगा कि आप लोग मुझे आज की क्लास के एंड पे लाजमी बताइएगा कि वेदर आप लोगों को ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ या आगे पढ़ाऊँगा इसकी अगर तो थ्योरी रिक्वायर्ड है कि नोट्स वगैरह है जो भी, तो आप लोग बता दीजिएगा। तो अगली वीडियो से मैं इस तरीके से करना शुरू करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी डाल दिया करूँगा PDF फॉर्म में, तो आप सिंपली उसको डाउनलोड कर लें। तो इस तरह एक सिस्टमाइज वे में इंशाल्लाह हमारी तैयारी होती रहेगी। और हर चैप्टर के इस चैप्टर के आखिर में इस चैप्टर के MCQs भी, सारे जितने भी MCQs हैं वो भी मैं आप लोगों से यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा CB2 में CB1 में जो बात ख़त्म हुई थी वहीं से आगाज़ करेंगे। हमने ये बात की थी कि एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है आयंस। ये चीज़ फॉर्म करते हैं। तो आयंस बनते कब हैं? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या फिर लॉस करे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आप लोग साथ साथ सुनते चलें। मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँगा मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करें चीज़ों को और उसको इंशाल्लाह एक एडवांस लेवल तक शिफ्ट करें। ठीक, तो बेटा अब आप यहाँ देखें, आयंस जो है वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन जो है उसको कैटायन भी कह रहे होते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन का नाम भी दिया जा रहा होता है। ठीक, अब आप यहाँ पर आएँ और यहाँ देखें कि पॉजिटिव आयन कब बनते हैं और नेगेटिव आयन कब बनते हैं, और इसकी पूरी एक तफसील है। इसमें दो तीन बड़ी अहम बातें हैं, बहुत ज़्यादा अहम बातें जो यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और आप देखिएगा इस लेक्चर का कनेक्शन पिछले लेक्चर से है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसी तरह ये बात समझ आ जाएगी तो अगला लेक्चर समझ में आ जाएगा। ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक चले। तो आप यहाँ देखें पॉजिटिव आयन कब बनता है बेटा? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पॉजिटिव आयन को ही कैटायन का नाम भी दिया जा रहा होता है। तो कैटायन कब बनता है? व्हेन देयर इज़ अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ देखें, ये मैंने आपके सामने सोडियम बनाया। ठीक है, सोडियम जो है बेटा इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, याद रख लें। यानी सोडियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये 2n² ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? इसका रीज़न सुनो। किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? जैसे कि पहला शेल होता है उसको कहते हैं K शेल, दूसरा शेल होता है उसको कहते हैं L शेल, फिर तीसरा शेल होता है उसको कहते हैं M शेल। यानी ये न्यूक्लियस है, ये वाला K शेल है, ये L, ये M और उसके बाद N, और इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। तो बेटा ये जो 2n² है ये बताएगा कि किस शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर मैं इस n की जगह पे 1 रखूँगा तो वो बताएगा कि पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n की जगह अगर 2 रखूँगा तो वो ये बताएगा कि दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आप जैसे आप यहाँ पे देखो तो मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को ज़रा इरेज भी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने इरेज कर दिया क्योंकि इसका काम तो हो चुका है। अच्छा, आप यहाँ देखें मैंने आपको क्या बात की कि ये 2n² हमें बताएगा कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 2n², लेट से मैंने n की जगह पे रखा 1, तो इस वक्त आप यहाँ देखें मैं इसको सॉल्व यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो पहले शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे।
अगर n की जगह पे 2 रखेंगे तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो यहाँ आ गया 8। n की जगह पे 3 रखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 18, तो तीसरे शेल में क्या आ गया 18 और एंड सो ऑन। अब बेटा आप यहाँ देखो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूँगा 2, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूँगा 8 और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूँगा 1। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए जैसे कि यहाँ पे, और इसको इसी सीक्वेंस से फिल किया हुआ है। अच्छा, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये 2n² बताता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, शोज़ 2n² शोज़ द मैक्सिमम accommodation of electron in an orbit। ठीक है, ये बात अपने पास लिख लेना कहीं पे और ये बात भी नोट कर लेना। और एक और बात, पहले शेल को क्या कहते हैं, क्या बताया था, के शेल, दूसरे को क्या कहते हैं एल शेल, फिर एम शेल एंड सो ऑन। अब आप यहाँ देखो सोडियम जो है, अब आप यहाँ देखना एक और चीज़ भी लिख रहा हूँ, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बता रहा हूँ, अगली क्लास में यहीं से शुरू करना है भाई, इसको अच्छे से समझ लो। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में 1। हमने बात ये की थी कि कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अब सोडियम के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या 1 लूज़ करेगा, तो वो 1 लूज़ करने में आफियत जानेगा। उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लूज़ कर दिया। अब क्या हुआ, ये सोडियम के पहला शेल एज इट इज़, दूसरा शेल एज इट इज़, और इसमें ये 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, अब आपने एक छोटी सी बात नोट करनी है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो पॉजिटिव आयन कब बनता है, व्हेन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक छोटी सी बात नोट करो, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 3, यहाँ नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं 2। जब पॉजिटिव आयन बना तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए, कम। तो यानी पॉजिटिव, इस सोडियम का आयन जिसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा शेल ही नहीं है, तो सोडियम का आयन सोडियम के एटम के मुकाबले में क्या होगा, छोटा। सोडियम का आयन सोडियम के एटम के मुकाबले में क्या होगा, छोटा, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे 3 शेल हैं, यहाँ पे कितने शेल हैं 2। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, साइज ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन इट्स एटम। सोडियम का आयन अपने एटम के मुकाबले में क्या है, छोटा है। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पॉजिटिव आयन वाली बात ज़रा समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेगेटिव आयन वाली बात। नेगेटिव आयन का क्या सीन है, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, नेगेटिव आयन या फिर एनाइन। मैं ये सारी चीज़ें ज़रा मिटा लेता हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके दे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए जो भी, ठीक है। तो ये सारा इरेज कर दिया। अब बात करेंगे ज़रा तफसीली अंदाज में नेगेटिव आयन के हवाले से, और अगला जो लेक्चर है ना वो पूरा बेस कर रहा है मेरा इन्हीं 2 बातों के ऊपर कि आयंस फॉर्मेशन होगी और ये सारी बातें ना। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, लेट्स से ये हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन की मैं बात करने लगा हूँ आप लोगों से, ठीक है। Cl, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17, यानी इसके पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। ये बनाया क्लोरीन का न्यूक्लियस, ठीक है, और इसका पहला शेल, इसका दूसरा शेल और ये इसका तीसरा शेल। अच्छा, शेल में अपनी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि कितने बनने, इसलिए मैं 3 ही बना दिए डायरेक्ट, ज़रूरी नहीं है 3 ही हो। अच्छा, 17 है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2, दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। ये आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, हमने 10 फिल कर दिए, कितने रह गए, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस वक्त क्लोरीन के आखिरी शेल, ठीक है, देखो यहाँ देखो, क्लोरीन के पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल ये वाला है, आखिरी शेल ये वाला है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है।
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक और। तो ये क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। और अब आप देखो, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो ये आ गया आपके पास न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद आ गया पहला शेल जो कि एज इट इज़ रहा, दूसरा शेल जो कि एज इट इज़ रहा, तीसरा शेल उसमें आप देखेंगे ज़रा चेंजेस है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, अच्छा इनको भी ज़रा कलर कर देते हैं किसी वजह से, 7। पहले इस तरीके से था और 8वां इलेक्ट्रॉन मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ। ये कहीं से उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। ठीक है, तो इस वक्त क्लोरीन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे शेल में 8। तीसरे शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अब 8। क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? माइनस साइन। तो आपने देखा कि नेगेटिव आयन कब बनता है? जब वहाँ पे क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये देखें इजाफी एक इलेक्ट्रॉन आ गया जो कि गेन हुआ है। एक छोटी सी बात, लेट से एक बच्चा है, उसको रोज़ सुबह स्कूल जाना होता है 7 बजे, स्कूल जाने में मौत आ रही है उसको। ठीक है, तो अब स्कूल की वैन आई, तैयार खड़ा हुआ, लेकिन वैन में बैठने का दिल नहीं कर रहा उसका। तो अक्सर ऐसे वाक़यात मैं भी देखता हूँ, सुबह 7 बजे के करीब के चमाटे वमाटे हो रहे होते हैं फुल। ठीक है, तो एक बच्ची ना बैठ नहीं रही थी वैन में, तो उसकी अम्मी ने ज़रा रेजिस्ट किया और वो बैठ गई। अब सीन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे यहाँ पर हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे यहाँ पर हैं, एक और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आना चाह रहा है। अब ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन उसको बोलेंगे भाई उधर उधर होके रहो ज़रा, गर्मी वैसे ही बहुत है। तो होगा क्या? जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो ये थोड़ा सा फासले पर आ जाएंगे। जब फासले पर आएंगे तो जो नेगेटिव आयन है उसका साइज़ अपने एटम के मुकाबले में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? मैं यहाँ पे लिखूँगा साइज़ ऑफ एनाइन इज़ लार्जर देन its atom due to repulsion रिपल्जन कहते हैं धक्का देना बिटवीन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? धक्का दे रहे होंगे, दूर दूर होके बैठ भाई। ठीक है, तो ये आज की क्लास में मैंने आप लोगों से देखें तफसीली अंदाज में बात कर ली कि क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव आयन, क्या होता है नेगेटिव आयन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़ें आपने अब देख भी ली। अगली जो क्लास होगी ना उसमें मैं आप लोगों से अब मैं आयोनिक बॉन्डिंग शुरू करूँगा। एकदम से उठा के मुंह पे आयोनिक बॉन्डिंग मार देंगे तो वो बात समझ नहीं आती इतनी अच्छी। अब हमने थोड़ा बहुत बेसिक ग्राउंड वर्क कवर कर लिया। कल की जब क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा क्या? आयोनिक बॉन्डिंग के हवाले से पूरा एक ही लेक्चर आएगा आयोनिक बॉन्डिंग के ऊपर। वो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, और अगर आप में से कोई पहले से ही CB3 देखना शुरू कर दे तो अगला जो लेक्चर है CB3 उसमें आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ानी है। तो पहले CB1 और CB2 देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।